Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter 26 from Robbins Patho, which is bones, joints and soft tissue tumors. इस चैप्टर में सबसे पहले बोन की थोड़ी सी बेसिक्स बताई हुई है विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बोन के बारे में, बोन की कॉम्पोजिशन के बारे में. बोन कंसिस्ट ऑफ बोन मैट्रिक्स एंड बोन सेल्स. बोन में सेल्स कौन कौन से होते हैं? These are osteoblast, osteocytes, osteoclast and osteoprogenitor cells. सेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बोन मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं. What is bone matrix? Bone matrix is the extra cellular component of bone. और बोन मैट्रिक्स को फर्दर हमने 2 में डिवाइड किया है कि बोन मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है. 35% जो बोन मैट्रिक्स है वो इसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो 65% होता है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ओस्टियोइड भी बोलते हैं एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय टाइप 1 कोलेजन. जबकि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो बोन मैट्रिक्स का मिनरल कंपोनेंट होता है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन हार्डनेस. ये बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बाद मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको रॉबिन्स की टेबल में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है. इन प्रोटीन्स को 2 में क्लासिफाई कर दिया है. वो प्रोटीन्स जो ऑस्टियोब्लास्ट से डिराइव होते हैं एंड वो प्रोटीन्स विच आर कंसनट्रेटेड फ्रॉम सीरम. जो सीरम से कंसनट्रेट होते हैं वो सिर्फ 2 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन एंड बीटा डू माइक्रोग्लोबुलिन. बाकी सारे जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट से डिराइव होते हैं. इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमने याद रखना है वो क्या है, ऑस्टियोपोंटिन. ऑस्टियोपोंटिन का दूसरा नाम क्या है, ऑस्टियोकैल्सिन. It is very important protein because it is responsible for bone formation, bone mineralization and calcium homeostasis. इसके 3 बहुत important functions होते हैं. इसके अलावा ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव मार्कर भी है. तो ये जो है हमने लास्ट में याद रखना है. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, बोन की हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स. Now we are going to study about the histological forms of the bone. तो बोन को हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स में हम बोन के फॉर्म को डिवाइड करें, देन इट इज़ वोवन एंड लैमिलर. दोनों में क्या चीज़ डिफरेंस होती है, कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट. जो वोवन बोन होती है इसमें कोलेजन फाइबर्स की बहुत ही हैपहैज़र्ड सी अरेंजमेंट होती है. जबकि लैमिलर बोन में क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो पैरेलली परफेक्ट लैमिलास में अरेंज हुए हुए होते हैं. ये डिफरेंस क्यों आता है दोनों फॉर्म्स में, क्योंकि वोवन बोन तब फॉर्म होती है जब रैपिड प्रोडक्शन हो रही होती है, जबकि लैमिलर बोन जो है ये स्लोली प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसके पैरेलल फाइबर्स जो है वो लैमिलास की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं. जबकि वोवन में क्या होता है, हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट होती है कोलेजन फाइबर्स की. क्योंकि ये कब डेवलप होती है, जब ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट वोवन बोन की डेवलपमेंट हो रही होती है और जब भी कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है और फ्रैक्चर की रिपेयर होती है तब भी रैपिड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. इससे तब भी क्या होती है, जो बोन फॉर्म होती है वो वोवन बोन होती है. इसके बाद एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि वोवन बोन कभी भी एडल्ट नॉर्मल बोन में प्रेजेंट नहीं होती. और अगर एडल्ट बोन में हमें वोवन बोन मिले इसका मतलब दैट देयर इज़ ऑलवेज अ पैथोलॉजी. इज इट क्लियर? तो हमने वोवन बोन पढ़ लिया, लैमिलर बोन पढ़ लिया. अब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस होता है. जो हमारे पास वोवन बोन होती है चूँकि इसमें क्या है, हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एज़ कम्पेयर टू लैमिलर बोन लेस होती है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल्स. मैंने आपको बोन बता दिया, बोन की कॉम्पोजिशन बता दी, मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन बता दी, मैट्रिक्स के प्रोटीन्स बता दिए एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्स ऑफ द बोन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल्स ऑफ द बोन्स. बोन्स में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की. अच्छा, यहाँ पे सेल्स की अगर डिटेल में जाए तो हिस्टोलॉजिकली बहुत लंबी इसकी डिटेल, बहुत इसकी ज़्यादा डिटेल हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ उतनी डिस्क्रिप्शन बताऊँगी जितनी हमें पैथोलॉजिकल डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चाहिए. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये बोन फॉर्मेशन करवाते हैं, बोन की मिनरलाइजेशन वगैरह को रेगुलेट करते हैं और हमेशा ये मैट्रिक्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं.
और विद द टाइम जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं देन दे आर कन्वर्टेड इनटू ओस्टियोसाइट्स और ये जाकर मैट्रिक्स के अंदर इम्बेड कर जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में हमने दो बातें पढ़ ली कि मिनरलाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो ये ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जाके इम्बेड हो जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ओस्टियोसाइट्स के बारे में। ओस्टियोसाइट्स जो है इनके पास क्या होते हैं, डेंड्राइटिक प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे ओस्टियोसाइट्स के साथ कनेक्शन में होते हैं। दीज आर इंटरकनेक्टेड और इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनो ट्रांसडक्शन। ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल फोर्सेस को ट्रांसलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी में और इस तरह ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ओस्टियोसाइट्स के बाद हमारे पास आता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन और ओस्टियोक्लास्ट जो है ये मोनोसाइट से डिराइव हुए होते हैं और इनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मैक्रोफेजेस आके जब कंबाइन हो जाते हैं देन दे फॉर्म ओस्टियोक्लास्ट। उसके बाद एक सेल्स होते हैं हमारे पास जो नोन एज ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। इसका फंक्शन सबको पता है, ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो हैं ये असल में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है कि ये इन सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें पैथो के लिए सेल्स की इतनी डिटेल पता होना लाजमी है। Now we are going to study about homeostasis and remodeling. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ remodeling? हमारी जो बोन होती है वो कॉन्स्टेंटली टर्न ओवर कर रही होती है। कभी बोन फॉर्मेशन होती है, देन बोन रिजॉर्प्शन, फिर बोन फॉर्मेशन एंड देन बोन रिजॉर्प्शन एंड देन कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टर्निंग ओवर इज नोन एज बोन रीमॉडलिंग। नाउ जो अब हमें एक और टर्म यहाँ पता होना चाहिए जो इस बोन और बेसिक मल्टी सेलुलर यूनिट BMU। व्हाट इज़ BMU? असल में बोन की वो जगह, वो माइक्रोस्कोपिक लोकस जहाँ पे रीमॉडलिंग होती है उसे हम कहते हैं बोन मल्टी सेलुलर यूनिट। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट भी होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट भी होते हैं। तो एक यूनिट जिसमें ओस्टियोब्लास्ट है और ओस्टियोक्लास्ट है और दोनों मिलके अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन कर रहा है। इस पूरे लोकस को हम कहते हैं बेसिक और बोन मल्टी सेलुलर यूनिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीमॉडलिंग ऑफ बोन। अब इस रीमॉडलिंग और होम्योस्टैसिस के लिए हमें 3 बेसिक मैकेनिज़म्स जो है पता होने चाहिए। सबसे पहला मैकेनिज़्म जो होता है वो रैंक और रैंक लाइगेंड का होता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ ओस्टियोब्लास्ट एंड दिस इज़ ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रैंक लाइगेंड प्रेजेंट होता है और ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर क्या होता है, रैंक लाइगेंड का रिसेप्टर होता है। तो जब रैंक लाइगेंड और रैंक लाइगेंड रिसेप्टर का आपस में इंटरेक्शन होता है देन व्हाट हैपन्स, ये जो ओस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर होता है इसमें NF-kB पाथवे की एक्टिवेशन होती है और ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, एक्टिव ओस्टियोक्लास्ट में। यानी कि ऐसे ओस्टियोक्लास्ट में कि अब जो है ये रिजॉर्प्शन पिट बनाएगा बोन मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पे अपने सारे एसिडिफिकेशन वगैरह करेगा और बोन की रिजॉर्प्शन करवाएगा। ये हमारे पास हो गया रैंक का एक पाथवे। दूसरा पाथवे हमारे पास होता है MCSF। Here MCSF stands for मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर किसके पास होता है, ओस्टियोब्लास्ट के पास होता है। इसका रिसेप्टर किसके पास होता है, ओस्टियोक्लास्ट के पास होता है। अब ये जब इन दोनों की इंटरेक्शन होती है तब क्या होता है, तब टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन होती है और आगे सेम यही प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओस्टियोप्रोटेग्रिन। ओस्टियोप्रोटेग्रिन एक डिकॉय रिसेप्टर होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये ओस्टियोप्रोटेग्रिन जो है ये रैंक लाइगेंड के साथ बाइंड हो जाता है और रैंक लाइगेंड को रैंक लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जब ओस्टियोप्रोटेग्रिन यहाँ बाइंड हो गया है तो ये इंटरेक्शन नहीं होगी और ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ओस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ओके। अच्छा, हम बात करते हैं ओस्टियोप्रोटेग्रिन की। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़, ये आप लोगों को हार्मोन्स का पता होना चाहिए कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स,
इंटरल्यूकिन-1 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये ओस्टियोक्लास्ट के डिफ्रेंसिएशन को प्रोमोट करते हैं। हैंस ये बोन टर्नओवर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जबकि अपोजिट टू दैट जो बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट के डिफ्रेंसिएशन को ब्लॉक करते हैं। कैसे? ये ओपीजी की एक्सप्रेशन को फेवर करते हैं। यहाँ मैं ओस्टियोप्रोटेग्रिन के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप याद रखें कि जो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स होते हैं और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये ओपीजी के एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। और हमें पता है जब ओपीजी की एक्सप्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ओस्टियोप्रोटेग्रिन रैंक लाइगेंड के साथ लग जाएगा और इस इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट की डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगी। जबकि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ओस्टियोक्लास्ट की डिफ्रेंसिएशन को प्रमोट करते हैं, वो हमारे पास है पैराथायरॉयड हार्मोन, इंटरल्यूकिन-1 एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद हमारे पास ये हमने दो पाथवेज पढ़े, एक रैंक वाला, एक MCSF वाला। उसके बाद हमारे पास एक पाथवे होता है विच इज़ WNT सिग्नलिंग पाथवे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं WNT प्रोटीन, और WNT प्रोटीन जाके लगते हैं ओस्टियोब्लास्ट के रिसेप्टर्स के ऊपर। इन रिसेप्टर्स का नाम क्या होता है, LRP5, LRP6। जब इसके साथ जाके WNT प्रोटीन्स लगते हैं तो बीटा कैटनिन पाथवे एक्टिवेट होता है, और बीटा कैटनिन पाथवे करता है, ये ओस्टियोप्रोटेग्रिन को प्रोड्यूस करता है। अब जब ओस्टियोप्रोटेग्रिन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट की डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। यानी कि जब WNT पाथवेज एक्टिवेट होते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिवेशन हो रही होती है और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ओस्टियोसाइट्स हमारे पास बन जाते हैं तो ये ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्क्लेरोस्टिन। स्क्लेरोस्टिन क्या करता है, ये ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। बस ये आखिरी चीज़ रहेगी इस लेक्चर में। देन विल कंटिन्यू द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज पैराक्राइन क्रॉसटॉक। पैराक्राइन क्रॉसटॉक क्या होती है कि क्या होता है, हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो है वो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। जब भी ओस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन रिसॉर्प्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैट्रिक्स टूटता है। अब जब मैट्रिक्स टूटेगा तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और एंजाइम्स वगैरह क्या होंगे, वहाँ से रिलीज़ होंगे। अब कहने की ये जो चीज़ें जो रिलीज़ होती हैं ओस्टियोक्लास्ट की बोन रिसॉर्प्शन की वजह से, ये क्या करती हैं, ये जाके ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको हम कहते हैं पैराक्राइन क्रॉसटॉक। यानी कि ओस्टियोक्लास्ट ने बोन रिसॉर्प्शन की, वहाँ से जो चीज़ें लिबरेट हुई उन्होंने ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट किया। It is known as paracrine crosstalk. It's also important. Now in the next lecture we will do developmental disorders of bone and cartilage.